दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स का यूनिट 2 का दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक की वीडियो हम डाल चुके हैं, ये माइनर फिजिक्स यूनिट 2 का दूसरा टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल। ये है मेन टॉपिक। इससे दूसरे शब्दों में यही बोलते हैं कि मुक्त कण के लिए आइगन फलन तथा आइगन मान, ये दूसरे शब्दों में से बोलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल। श्रोडिंगर समीकरण मैं आपको यूनिट 1 में पढ़ा चुका हूँ, तो ठीक है। इसके अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम श्रोडिंगर समीकरण का हल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण से पूरा नाम है उसका। तो ये कुछ होता है डेल टू साई प्लस 2m अपॉन एच ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है श्रोडिंगर समीकरण, जहाँ m द्रव्यमान है, E ऊर्जा है और V है पोटेंशियल एनर्जी। मैंने उस वीडियो में बताया था V पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ये इक्वेशन ही मैंने उस वीडियो में श्रोडिंगर समीकरण वाले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये है हमारा। अब हम चूँकि मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल निकाल रहे हैं, और मुक्त कण के लिए चूँकि मुक्त कण पर कोई बल नहीं लगता, अतः मुक्त कण की जो स्थितिज ऊर्जा V का मान होता है वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि मुक्त कण की स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि मुक्त कण की स्थिति कहीं भी हो सकती है, क्योंकि उस पर कोई बल नहीं लगता, इसलिए मुक्त कण की स्थिति कहीं भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम मुक्त कण के लिए स्थिति कहीं भी हो सकती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हम अपनी सुविधा के लिए मानते हैं। इसलिए डेल टू साई प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर साई एच स्क्वायर, हाँ यहाँ पे एच स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब डेल टू का मान रख दो। डेल टू का मान क्या होता है? डेल टू साई लगाए साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। यहाँ तक हमारा ये इक्वेशन हमने V मतलब पोटेंशियल एनर्जी मुक्त कण के लिए 0 लिख ली। इसके बाद ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब आइगन फलन ठीक है, आइगन फलन चूंकि हम उपरोक्त समीकरण का हल मानते हैं, क्योंकि उपरोक्त समीकरण का हल साई एक्स वाई जेड, क्योंकि साई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इक्वल टू कैपिटल एक्स का फलन, कैपिटल वाई का फलन, कैपिटल जेड का फलन। ठीक है, जहाँ कैपिटल एक्स केवल एक्स का फलन है, कैपिटल वाई केवल वाई का फलन है, कैपिटल जेड केवल जेड का फलन है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद देखिए, अब इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, अब 2 से साई का मान नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, ठीक है, तो डेल टू एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह कॉमन यहाँ इंटू लगाया। ठीक है, हाँ इंटू लगाया यहाँ पे, और प्लस डेल टू एक्स वाई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू एक्स वाई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? अब चूंकि कैपिटल एक्स केवल एक्स का फलन है, तो एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल जब होगा तो कैपिटल एक्स बस का होगा, बाकी वाई और जेड बाहर निकल जाएंगे। तो ठीक है, वाई और जेड बाहर निकाल लो, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और जेड बाहर निकलेंगे, जेड एक्स पर एक्स जेड ले लो, डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स और वाई बाहर निकलेंगे, डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड का मतलब एक्स इंटू वाई इंटू जेड का भाग देने पर नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं,
एक्स वाई जेड का पूरे इक्वेशन में भाग देंगे जैसे ही, तो हम वाई जेड यहाँ कट जाएगा, अपॉन 1/x बचेगा, यहाँ 1/y बचेगा, यहाँ 1/z बचेगा और सेम रहेगा। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। तो हम एक्स वाई जेड का भाग देते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/x del 2x अपॉन del x स्क्वायर प्लस 1/y del 2y अपॉन del y स्क्वायर 1/z del 2z अपॉन del z स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम 1 सिर्फ एक्स वाले टर्म को इस तरफ करते हैं, बाकी उस तरफ ले जाते हैं। तो 1/x del 2x अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/y del 2y अपॉन del y स्क्वायर प्लस माइनस 1/z del 2z अपॉन del z स्क्वायर माइनस 2me अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाला टर्म हमने इस तरफ, बाकी सब टर्म उस तरफ हमने पक्षांतर कर दिए। अब चूंकि इस वाले समीकरण में नंबर 3 डाल लो, इक्वेशन नंबर 3 में इस तरफ का जो पक्ष है ये पूरा x का फलन है, बाईं ओर की राशि केवल x की फलन है और दाईं ओर की राशि y और z की फलन है। ठीक है, समझ में बात? दाईं ओर की राशि बाईं ओर की राशि केवल x की फलन है और दाईं ओर की राशि y और z की फलन है, x की फलन नहीं है। और यह तभी संभव है जब प्रत्येक ओर की राशि का मान नियतांक मतलब k1 के बराबर हो। ठीक है, ये यहाँ भाषा लिखनी है, ये तभी संभव, बस मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर कि ये x का फलन है और ये इस तरफ y और z का फलन है। और ये चीज़ तभी संभव है जब इस ओर की राशि का मान किसी नियतांक के बराबर हो और इस ओर की राशि का मान किसी नियतांक के बराबर हो, वरना ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये x का फलन है, ये y और z का फलन है। ठीक है, तो राशि का मान नियतांक k1 के बराबर हो, नियतांक हमने ले लिया माना k1, इस ओर की राशि का मान भी k1 के बराबर और इस ओर की राशि का मान भी k1 के बराबर। तो पहले इस ओर की राशि का मान k1 के बराबर लिखते हैं, del 2x अपॉन del x स्क्वायर बराबर k1 एम्प्लाइज del 2x अपॉन del x स्क्वायर बराबर माइनस चलो पहले बराबर ही लगा लो, बराबर x k1 तो del 2x अपॉन del x स्क्वायर माइनस k1 x इक्वल टू 0। नंबर 4 इसे डाल दो। अब इस तरफ की राशि का हमने कर लिया k1 के बराबर, इस तरफ की राशि k1 के बराबर कर लो, तो माइनस 1/y del 2y अपॉन del y स्क्वायर माइनस 1/z del 2z अपॉन del z स्क्वायर, z लगा, ठीक है, z स्क्वायर माइनस 2me अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू k1। इस तरफ की राशि भी हमने k1 के बराबर कर ली। अब इन्हें सबको उस तरफ पक्षांतर कर दो और y का टर्म इस तरफ रखने दो। जैसे अभी हमने x के लिए किया, सेम y के लिए करेंगे, फिर सेम z के लिए करेंगे। अब आई बात समझ में? ठीक है, तो 1/y del 2y अपॉन del y स्क्वायर। अब देखो हमने पहले माइनस का गुणा कर दिया, सब प्लस हो गए और इस तरफ का k1 माइनस में हो गया। ठीक है, बराबर, अब जब उस तरफ पक्षांतर होंगे तो माइनस में जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ ध्यान से बात समझो, या फिर ऐसा कर लो, सबको उस तरफ पक्षांतर कर लो पूरे, फिर उसके बाद माइनस का गुणा कर दो, तो यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बाकी उस तरफ प्लस में जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। माइनस 1/z del 2z अपॉन del z, इसको ईजी टर्म है, समझ लो आराम से, 2me अपॉन एच स्क्वायर माइनस k1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण 5 में जो बायां पक्ष है उसका वो केवल y का फलन, जैसा भी हमने x के लिए किया सेम y के लिए। समीकरण 5 में जो हमारा बायां पक्ष है वो केवल y का फलन है और दायां पक्ष केवल z का फलन है। और यह तभी संभव है जब प्रत्येक ओर की राशि का मान किसी नियतांक k2 के बराबर हो, दोनों तरफ की राशि का मान k2 के बराबर हो। तो पहले इस तरफ की राशि कर लो, 1/y del 2y अपॉन del y स्क्वायर, समझना बहुत ईजी है, इसे समझना, ठीक है। del 2y अपॉन del y स्क्वायर बराबर k2 थोड़ी बड़ा है बस, तो del 2y अपॉन del y स्क्वायर बराबर k2y।
या फिर और थोड़ी सॉल्व कर लो, डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस के टू वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6वां। अब बस इस तरफ की राशि हमने के टू के बराबर कर ली, इस तरफ की राशि भी के टू के बराबर कर लो। तो चलो -1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर -2me अपॉन एच स्क्वायर माइनस k1 इक्वल टू k2। इसे मैं नेक्स्ट पेज में भी करता हूँ। देखो इन दोनों ये 1 2 3 इन तीनों टर्म को उस तरफ रखेंगे और जेड वाले टर्म को सिर्फ हम इस तरफ रखेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ आगे। देखिए तो इस तरफ जेड वाला टर्म 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -k1 माइनस k2 माइनस 2me अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, 2me अपॉन एच स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को हमने मान लिया k3 माना, पूरे टर्म को हमने माना, इस पूरे टर्म को पूरा नियतांक है तो पूरे टर्म को हमने k3 मान लिया बराबर k3, ठीक है। तो 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू k3, ठीक है, इम्प्लाइज डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस k3 जेड इक्वल टू 0, नंबर 7वां, ठीक है, 7वां इक्वेशन। जैसे हमने एक्स वाई जेड, जैसे हमने एक्स वाई के लिए किया सेम हमने जेड के लिए कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसे थोड़ी हम सॉल्व करते हैं और उसे सॉल्व ऐसा करेंगे हम k1 k2 k3 इनका पूरा योग देखो। अब इसे इस टर्म को हम यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, k1 माइनस k2 माइनस 2me अपॉन एच स्क्वायर बराबर k3। इन तीनों को उस तरफ ले जाओ तो k1 प्लस k2 प्लस k3 इक्वल टू -2me अपॉन एच स्क्वायर। और ये वाला इक्वेशन नंबर हमारा हो गया नंबर 8वां समीकरण। 8वां समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर माना k1 बराबर -2mex अपॉन एच स्क्वायर, एक्स वाई जेड के टर्म में मान लो बस, k1 को x और k2 को y और k3 को z के टर्म में मान लो, ठीक है। k2 बराबर -2mez बटे नहीं ey, सॉरी ey, क्योंकि y जब ख़त्म हुआ था तब k2 आया था, ठीक है। और k3 इक्वल टू -2mez अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। k1 k2 k3 की ये वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद समीकरण 4 6 और 7, मतलब जो हमने एक्स वाई जेड के वाले ये समीकरण निकाले थे, ये तीनों समीकरण, इन तीनों समीकरणों को हम पहले लिख लेते हैं। समीकरण 4 6 7 से, अब समीकरण 4 6 7 में जैसे चौथा समीकरण है उसमें वहाँ पर k1 है और 6वां समीकरण में k2 है और ये 7वें समीकरण में k3 है, ठीक है। तो k1 k2 k3 के उस जगह मान रख देना है, जहाँ पर k1 k2 k3 है उस जगह मान रख देना है। जैसे x वाला लें, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2mex अपॉन एच स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने k1 का मान रख दिया। नंबर इसे ले लो 9वां समीकरण, डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2mey अपॉन एच स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसे 10वां समीकरण ले लो और डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2mez अपॉन एच स्क्वायर और यहाँ पर क्या जेड इक्वल टू 0। देखो माइनस, और यहाँ पर सब जगह हर समीकरण माइनस था, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए यहाँ पर ये आया है प्लस, ठीक है, प्लस का चिन्ह। और k1 k2 k3 के हमने वैल्यू रख दी और इक्वेशन नंबर हो गया ये वाला 11वां, ठीक है। 9 10 11 3 इक्वेशन बन गए। हमने k1 k2 k3 के मान रख दिए हैं। एक एक टर्म ध्यान से समझते जाना है इसमें। अब यहाँ पर एक याद करने वाली चीज़ है, इन समीकरणों के व्यापक हल हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इन समीकरणों के व्यापक हल में अभी नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट व्यापक हल लिख देना है हमें, उससे उस टर्म को थोड़ी याद करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अभी व्यापक हल उनके।
तो पहले समीकरण का व्यापक हल अगर मैं लिखूं कैपिटल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स भी लगा दो कि एक्स का फंक्शन है ये, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू एन एक्स साइन रूट 2m(ex) अपॉन एच एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, यहाँ पे स्मॉल आएगा एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, ये हो गया एक्स वाला। सेम वाई वाला कर देना है, एन वाई साइन, एक लिख लो बस, बाकी तो सेम है, ई वाई अपॉन एच वाई माइनस वाई ज़ीरो, ठीक है। जेड एन जेड साइन रूट 2m(ez) अपॉन एच जेड माइनस जेड जीरो, ठीक है। इन तीनों समीकरणों के जो व्यापक हल हैं, ये हैं व्यापक हल, वो तीनों समीकरणों के व्यापक हल हैं, ठीक है। अब ये जो व्यापक हल है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ये मान कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में। जो सबसे पहले हमने आइगन फलन के नीचे जो इक्वेशन लिखा था साई वाला, वहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर, साथ साथ में आप लगाते जाइए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 2 में रखने पर तो साई इक्वल टू एन एक्स, पहले एन वाई टर्म को हम एक साथ ही लिख लेते हैं, एन एक्स एन वाई एन जेड। इसके बाद साइन वाले को साइन रूट 2m(ex) अपॉन एच एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। इसके बाद साइन रूट 2m, या मंझला कोष्टक आएगा, ई वाई अपॉन एच वाई माइनस वाई ज़ीरो। इसके बाद साइन रूट 2m(ez) अपॉन एच जेड माइनस जेड जीरो, ठीक है। ये साई की वैल्यू हमारी निकल आई। अब इसके बाद थोड़ी हल्का से इसे सॉल्व कर दो बस। साई इक्वल टू कैपिटल एन, ये हमारा आइगन वैल्यू निकल आई, ठीक है, साई आइगन वैल्यू। इसके बाद साइन, बस सेम चीज़, एन एक्स एन वाई एन जेड की जगह कैपिटल एन रख दिया है। ये प्रसामान्यीकरण नियतांक कहलाता है। ये हर अक्ष वाले, ये पूरा प्रसामान्यीकरण नियतांक कहलाता है एन। इसको ये बिल्कुल सेम लिख देना है तीनों क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सेम तीनों क्वेश्चन उतार देना है और कुछ नहीं डिफरेंस यहाँ पर करना। और लिख देना है एन बराबर एन एक्स एन वाई एन जेड प्रसामान्यीकरण नियतांक है, ठीक है। एन जो कैपिटल एन है ये प्रसामान्यीकरण नियतांक कहलाता है। और ये वाला आंसर, ये हमारी आइगन वैल्यू या फिर श्रोडिंगर समीकरण का हल आ गया मुक्त कण के लिए, ठीक है। ये वाला वीडियो हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है, श्रोडिंगर समीकरण का हल वाला। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।